मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। नोट्स बना रहे सब लोग कि नहीं? इसमें से देख करके देखो, साइंस की भी बायोलॉजी की भी नोट्स तैयार होती जा रही है। ये मैं पीडीएफ भेजता हूँ टेलीग्राम पे। है तुम लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों ग्रुप हैं? व्हाट्सएप पे डालता हूँ, जुड़ी हो कि नहीं? डेली डालता हूँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप पे डालता हूँ। तो अब ये बायो की भी जो है पीडीएफ तैयार हो रही है धीरे धीरे। तो इससे देख देख करके लिखा करो, जुड़ जाओ उससे, ठीक है? घर का नंबर कोई हो उसे जोड़ लो या पर्सनल भेज दो, तो मैं 2-4 नंबर पे पर्सनल भेज दिया करूँगा ग्रुप से, अगर नहीं जुड़ना है, ठीक है? तो पर्सनल जो है नंबर दे देना कोई व्हाट्सएप ग्रुप या, तो उससे आप डेली धीरे धीरे लिखते चलो, जिससे मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा, ठीक? तो आधुनिक भारत में हम लोग अध्ययन कर रहे थे आर्थिक नीतियों का प्रभाव है भारत में, जो है आर्थिक नीतियों का प्रभाव, जिसमें हम लोग भू राजस्व नीति देख लिए थे, भू राजस्व नीति का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग कुछ नीतियों का अध्ययन करेंगे, आर्थिक नीतियाँ जो है भू राजस्व का अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहली नीति जो है आपकी धन निष्कासन। धन निष्कासन का सिद्धांत है। क्या है ये? धन निष्कासन का सिद्धांत है, ठीक है? और इसका अध्ययन करेंगे। और दूसरा अध्ययन करेंगे हम लोग कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। और तीसरा अध्ययन करेंगे हम लोग जो है विऔद्योगीकरण। औद्योगिकरण का उल्टा होता है विऔद्योगीकरण, पॉइंट आप लोग नोट कर लेना ये। और चौथी नीति है रेल का विकास, ठीक है? तो ये 4 आर्थिक नीतियों का अध्ययन करेंगे। धन निष्कासन का सिद्धांत, कृषि का वाणिज्यीकरण, विऔद्योगीकरण और रेल का विकास। देखो, अंग्रेज भारत में आए थे। अब तो हमको लगता है अंग्रेजों का जो भारत आने का सिनेरियो है धीरे धीरे क्लियर हो गया होगा, दिमाग में क्लियर हो रहा है ना, कि जब उनकी कंपनी स्थापित हुई 1600 में, जब भारत आए 1608 ईस्वी में, तो उस समय भारत में कौन सी सत्ता थी? केंद्रीय सत्ता कौन सी थी भारत में? मुगल्स थे, मोस्टली मुगल्स थे ना। सल्तनत काल के समय में कहाँ आए हैं ये? जब इस समय यहाँ पर मुगल सत्ता पर कौन बैठा था? अकबर बैठा था। उसके समय कंपनी स्थापित हुई थी और आए थे तब कौन था? जहांगीर था। 1608 ईस्वी में जब पहली बार आया था कैप्टन हॉकिंस, भूलते जा रहे हो पीछे का, तब कौन था यहाँ पर राजा, सम्राट कौन था? जहांगीर था। तो पूरा सिनेरियो आपको देखो, एक सिनेरियो आने का 1600 से लेकर के 1757 तक का एक सिनेरियो बनता है। 1600 से लेकर के 1757 तक एक सिनेरियो बनता है। इस दौरान लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज क्या करते रहे? व्यापार करते रहे। मोस्टली इनका मकसद क्या था? व्यापार करना। क्योंकि अभी भारत में केंद्रीय सत्ता थी, मुगल्स अभी थे, कहीं ना कहीं जो है इनका जो है इस वर्चस्व था। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल सत्ता धीरे धीरे करके पतन होती है। ऐसा नहीं कि एकदम से भरभरा कर खत्म हो गई मुगल सत्ता, तो धीरे धीरे उसको पतन होने में टाइम लगता है। और 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में बंगाल में, तो बंगाल में वर्चस्व अपना स्थापित करते हैं। उसके बाद सिनेरियो भारत में अंग्रेजों का सिनेरियो बदल जाता है, उनकी नीतियों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। अभी तक जो है ये सारा सिनेरियो क्या था? सिर्फ वाणिज्यिक व्यापार कर रहे थे। सिर्फ क्या कर रहे थे? वाणिज्यिक व्यापार कर रहे थे, कॉमर्शियल व्यापार कर रहे थे। अपने देश से धन लाते थे, संपत्ति लाते थे, सोना लाते थे और ला करके यहाँ से व्यापार करते थे। यहाँ से मसाला ले जाते थे, चाय ले जाते थे, कपड़ा ले जाते थे, बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे। इतिहासकार तो ऐसा तक कहते हैं, इंग्लैंड के इतिहासकार, कि एक समय ऐसा था कि हमारे देश की यानी इंग्लैंड में अलमारियाँ, घर, सेफ सब पूरा भरा हुआ था भारतीय कपड़ों से। तो उनको अपनी नीति अलग बनानी पड़ी कि भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में ना आ पाए। जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उसके पहले हमारा देश जो है
बहुत समय से ही व्यापार के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा खासा जो है जीडीपी का जो है उसका पूरा योगदान रहता था विश्व की अर्थव्यवस्था में। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1757 के बाद से पूरी बाजी पलट दी भारत की, तो हमारे देश में जो है बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होने लगी। कृषि बर्बाद हुई, उद्योग धंधे बर्बाद हुए, इतना ज़्यादा। इसीलिए इस पे एक सिद्धांत है धन निष्कासन का सिद्धांत। 1757 से अभी तक ये धन नहीं निकाल रहे थे। 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक ये धन नहीं ले जा रहे थे। ये जो है वहाँ से जो है अपना बुलियन लाते थे, बुलियन अर्थात सोना चांदी लाते थे और उससे क्या करते थे, व्यापार करते थे। सोना चांदी ला करके और भारत से व्यापार करते थे, तो भारत को भी फायदा मिलता था भाई। एक तो उनको भाई उस समय मोस्टली क्या था जो है इस तरीके से जो आज के समय में जो वर्चुअल करेंसी जो चल रही है, आभासी मुद्राएं चल रही, भाई ये नोट वगैरह आभासी मुद्रा ही तो है। नोट, अगर नोट की बात करें, एक कागज़ का टुकड़ा जो 2000 का हो या 500 का हो, वो एक तरीके से क्या है, माध्यम है, एक्सचेंज का माध्यम ही तो है। 2000 में हम जो चीज़ खरीद सकते हैं, उस वस्तु की कीमत क्या उस कागज़ के टुकड़े के बराबर होगी? नहीं होगी। तो लेकिन उस समय जब मुद्रा इस तरीके से चलन में नहीं थी, तो सोना चांदी ही चलता था व्यापार में। तो अंग्रेज़ वहाँ से सोना चांदी लाते थे और भारत में व्यापार करते थे। 150 वर्ष तक उन्होंने ऐसे ही किया, लगभग व्यापार किया। लेकिन 1757 में जब इन्होंने प्लासी को जीत लिया और बंगाल में इन्होंने जीत लिया, तो बंगाल से इस समय जो है इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और 65 में इनको दीवानी मिल गई थी। कहाँ की? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, बंगाल की दीवानी मिल गई थी इनको। किससे मिली थी? शाह आलम द्वितीय से। तो दीवानी मिल गई। अब ये जो है दीवानी जब मिल गई तो धन यहीं से लेने लगे। धन कहाँ से प्राप्त करने लगे? भारत से ही। अब इनको विदेश से, अपने देश से, इंग्लैंड से धन लाने की जरूरत नहीं थी, यूरोप से धन लाने की जरूरत नहीं थी। यहीं से धन लेकर के और यहीं व्यापार करने लगे उसी पैसे से, और उसी पैसे की लूट मचाई खूब। तो इसीलिए कहा गया है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन मतलब धन का बहिर्गमन हुआ भारत से। अब जैसे पहले बुलियन लाते थे, सोना चांदी लाते थे, तो भारत में आता भी था और यहाँ से कुछ लेकर जाते थे अंग्रेज, तो भारत को फायदा होता था। लेकिन जब यहीं का धन लूटने लगे और उसी धन से व्यापार करने लगे, लेकिन कुछ लाओ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कमाने के लिए चला जाए किसी शहर में और घर से कुछ लेकर ना जाए और जा करके वहीं पे जो है चोरी डकैती करके उसी पैसे से व्यापार करने लगे, तो फिर क्या होगा? मतलब उस क्षेत्र का नुकसान होगा ना, किसी व्यक्ति का लूटा होगा। तो अंग्रेज जैसे लुटेरे थे, उन्होंने बंगाल को पहले तो लूट लिया, दीवानी प्राप्त करके, ज़बरदस्ती जो है दीवानी प्राप्त करके वहाँ से राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जो सिलसिला शुरू होता है धन निष्कासन का, वो लंबे समय तक, जब तक आज़ाद नहीं हो गया भारत, तब तक चलता रहा। इस बीच तमाम नीतियाँ आई, तमाम पॉलिसीज़ बनी। तो इसमें जो है सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को, सबसे पहले धन बहिर्गमन पर किसने दृष्टिकोण डाला था? यहाँ से प्रश्न ऐसे आता है कि सबसे पहले धन निष्कासन के बारे में किस व्यक्ति ने जो है लोगों को बताया था? तो एक व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है इंग्लैंड में 1800 इसके 110 वर्ष बाद, यानी 1867 ईस्वी में, यानी 1757 से धन का बहिर्गमन शुरू हुआ इंडिया से, और 1867 ईस्वी में यानी 110 वर्ष बाद दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को भांप लिया कि अंग्रेज जो है हम लोगों को लूट रहे हैं, यहाँ से धन ले जा रहे हैं, उसके बदले भारत कुछ नहीं आ रहा है, धन निष्कासन का मतलब क्या हो गया कि भारत से धन जाना और वापस इंग्लैंड से कुछ भी ना आना। तो इस बात को दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ही इन्होंने एक लेख प्रस्तुत किया और वहाँ पर एक लेख जो है वहाँ की सभा में सुनाया। तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया ये लेख जारी हुआ। यहाँ से प्रश्न आता है, ये पूरा नोट कर लेना कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने धन बहिर्गमन या धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, या लोगों को, अंग्रेजों को और भारतीयों को भी इस तरफ जो है इशारा किया था। तो सबसे पहले किसने इशारा किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और किस लेख के माध्यम से? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ये किताब है, किताब में एक लेख है, 4-5 पन्नों की, 10 पन्नों की जो भी हो लेख है। तो सबसे पहले इस लेख में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया लेख में प्रस्तुत किया गया धन बहिर्गमन का सिद्धांत। और कहाँ पर किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब प्रस्तुत किया? 1867 में। और इतना ही नहीं, इन्होंने इस दौरान
जो है सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की भी गणना कर डाली। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं ना, प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं ना, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को भारत में सबसे पहले आकलित करने वाला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। PCI लिख सकते हैं, प्रति कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहले PCI किसने निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने। और 110 वर्ष तक जो है अंग्रेज तो लूटते रहे। अब प्रति व्यक्ति आय भारत की बहुत कम हो गई थी उस समय, यानी इन्होंने निकाला था 1867-68 के समय में निकाला था। तो उस समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये, जो है थी 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी उस समय जब निकाला था। तो बहुत कम हो गया था। इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब अंग्रेज लूटना नहीं शुरू किए थे हिंदुस्तान को, यहाँ से धन ले जाना नहीं शुरू किए थे, भाई धन तो सब चला गया तो औसत आय जो थी वो कम हो जाएगी इंडिया की, नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में जो है धन बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इसके अलावा इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी आकलित किया। तो प्रश्न यहाँ से आता है, जो दादा भाई नौरोजी ने जो प्रति व्यक्ति आय निकाला था वो कितना था? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। कितनी थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी उस समय जो निकाला था। और इसके अलावा इन्होंने विस्तार से इसका विवरण प्रस्तुत किया। एक किताब लिखी थी इन्होंने, बाद में चल करके एक किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने लिखा, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जो है विस्तारित किया था। तो उस किताब का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये किताब का नाम आता है, ठीक है। ये किताब किसने लिखा था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी थी ये किताब? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और विस्तार से जो है धन निष्कासन का सिद्धांत इसमें लिखा था कि किस तरीके से भारत से अंग्रेज धन लेकर जा रहे हैं राजस्व के रूप में। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार भी था। कंपनी तो धन ले ही जा रही थी, कंपनी के साथ साथ में जो व्यक्ति थे, यहाँ जो अधिकारी थे, गवर्नर हो, चाहे गवर्नर जनरल हो, या फिर सेनापति हो, सेना नायक हो, या किसी भी प्रकार के जो अधिकारी थे, वो अपनी व्यक्तिगत रूप से भी धन यहाँ से इंग्लैंड ले जाते, क्योंकि इनकी मंशा तो कभी भारत में बसने की थी ही नहीं। इसके पहले जितने भी आक्रांता भारत आए वो सब क्या हुए? समय समय पर बसते गए और भारतीय होते गए, उनका भारतीयकरण होता गया। चाहे मुगल हों, चाहे इसके पहले सल्तनत वाले हों, दिल्ली वाले, दिल्ली सल्तनत में आए हो रहे हों, ठीक है। तो ये सब भारत में बसे, ये सब आकर के भारत में बस गए। तो जब बस जाएंगे तो यहीं के बारे में तो सोचेंगे। लेकिन अंग्रेज किसी भी तरीके से भारत में बसने के मूड में नहीं आए थे, भारत को पूरी तरीके से लूटने के मूड से आए थे और शुरुआत किया था व्यापार करना। तो इस तरीके से दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में इस चीज़ को विस्तार से लिखा है। किस चीज़ को? कि भारत से धन का बहिर्गमन हो रहा है, धन का निष्कासन हो रहा है, इंग्लैंड धन जा रहा है। और इसके अलावा इसमें एक नाम और जुड़ता है। और वैसे जब ये चीज़ इन्होंने दी तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। अभी कलकत्ता को क्या कहा जाता है? कोलकाता। अब क्या नाम बदल गया है कलकत्ता का? कोलकाता। और उस समय क्या था? कलकत्ता। 3 गाँवों को मिलाकर कलकत्ता को बसाया था किसने? जॉब चौरनॉब ने। किसने बसाया था? जॉब चौरनॉब ने। कौन कौन से गांव थी? सुतानती, गोविंदपुर और कालीकत। इन 3 गांवों को मिला करके क्या बसाया गया था? कलकत्ता। जॉब चौरनॉब ने बसाया था। तो कलकत्ता में ही क्या होता है? 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन मोस्टली कांग्रेस का नवंबर और दिसंबर महीने में हुआ करता था। ठीक। कांग्रेस जो आज की जो कांग्रेस है वो स्थापित हुई थी 1885 में, 1885 में। तो उसी का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, सबसे पहले कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को जो है प्रस्तावित किया, यानी भारत से धन जा रहा है इस चीज़ की तस्दीक करने वाली संस्था कौन थी सबसे पहली, और किस अधिवेशन में और कौन से सन में तस्दीक की थी? तो किसने की थी? कांग्रेस ने 1896 में। कहाँ पर? कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। तो इस तरीके से 2-3 फैक्ट। इसके साथ में एक नाम और जुड़ता है आरसी दत्त का, एक नाम और जुड़ता है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, इनका पूरा नाम था रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने एक किताब लिखी थी आर्थिक भारत पे, एक सबसे पहली किताब लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने जो है एक किताब लिखी थी दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक किताब लिखी थी दी इकोनॉमिक
हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये किताब आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पहली आर्थिक किताब थी, भारत की पहली आर्थिक किताब कौन सी थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? आर.सी. दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। और इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पूरा विश्लेषण किया था कि किस तरीके से भारत से अंग्रेज धन ले जा रहे हैं, भारत से अंग्रेज धन किस तरीके से ले जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ इन्होंने इस पे लिखा था। अब जब इन सब किताबों को इतिहासकारों ने पढ़ा, इन चीज़ों को पढ़ा, तो उन्होंने 4-5 पॉइंट सॉर्ट आउट किए कि कौन से तरीके से भारत से धन का बहिर्गमन हुआ। तो तरीका भी देख लेते हैं किस तरीके से भारत से धन का बहिर्गमन हुआ। तो 4-5 तरीके थे जो समराइज़ किया गया इन किताबों को पढ़ने के बाद में, इतिहासकारों ने समराइज़ किया। तो 4-5 तरीके आते हैं कि धन का बहिर्गमन का जो तरीका था, किस तरीके से जो है भारत से धन गया इंग्लैंड। तो एक तरीका तो ये था कि भारत में जो अंग्रेज आए थे व्यापार करने के मकसद से, वो ऋण लेके आते थे। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ऋण लाते थे, सार्वजनिक ऋण कहा गया उसको। क्या कहा गया? सार्वजनिक ऋण। तो सार्वजनिक ऋण लेकर आ रहे थे कहाँ से? इंग्लैंड से। और भारत में आकर के व्यापार के नाम पर लूट मचा रहे थे, और ऋण का पैसा भारत के ही पैसे से अदा कर रहे थे। ऋण का पैसा और मूलधन कहाँ से ले जा रहे? पैसा भारतीय पैसे से ही अदा कर रहे थे। तो बहुत सारा पैसा सार्वजनिक ऋण जो था उसके ब्याज में, उसके मूल में भारत का पैसा जाता था। ये चीज़ आर.सी. दत्त ने, ये चीज़ दादा भाई नौरोजी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी किताबों में, अपने लेख में बताया है कि सार्वजनिक ऋण के माध्यम से पैसा बहुत ज़्यादा जाता। और इसके अलावा कुछ अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो भारत को चलाते थे, बैठे कहाँ थे? इंग्लैंड में। ससुर बैठे इंग्लैंड में, भारत के सैलरी से, भारत के पैसे से उनको सैलरी दी जा रही है। बैठे इंग्लैंड में और सैलरी कहाँ से ले रहे हैं? भारतीय पैसे से। जैसे भारत सचिव, जो वहाँ के मंत्री होते थे, जो वहाँ के सांसद होते थे, भारत सचिव बनते थे। भारत सचिव, या उस समय क्या था, जो है कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक डायरेक्टर होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कई सदस्य होते थे, उसका एक हेड होता था। वो सब बैठे कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में। 20-20, 22-22 मेंबर्स होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, और बहुत अच्छी खासी तनख्वाह होती थी। और वो सब पैसा कहाँ से जाता था? इंडिया से। बैठ वहाँ रहे हैं, काम वहाँ से कर रहे हैं, भारत को जो है, भारत की कंपनियों को निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यापार करना है, और उनकी सैलरी जाती थी भारतीय खजाने से। उनकी सैलरी कहाँ दी जाती थी? भारतीय खजाने से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पैसा, इसको कहा गया जो है गृह व्यय। क्या कहा गया? गृह व्यय। यानी मतलब उनके इंग्लैंड के घर का व्यय हम चला रहे हैं, इंग्लैंड के घर के, उनके मंत्रियों के, उनके जो है डायरेक्टर्स के पैसे हम यहाँ से दे रहे हैं, भारतीय दे रहे हैं। तो एक तो ये जाता था। और इसके अलावा इस समय जो है भारत में निवेश का दौर भी चालू हो गया। भारत में निवेश का दौर भी चालू हो गया। 1813 में एक कानून आया था जिसमें क्या किया गया था? कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। 1800, मैंने पढ़ाया है, 1813 में एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत कहा गया था कि जो कंपनी का एकाधिकार है उसे क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। सिर्फ चाय और चीन के साथ एकाधिकार रहेगा, जो कि 1833 में उसे भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन 1813 के एक्ट में जो है अब कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, और सारी कंपनियां लूटने आ गई। अभी तक तो एक लूट रही थी, अब और कंपनियां आ गई लूटने के लिए। भारत में एक से तो काम बना नहीं, और सारी कंपनियां इंग्लैंड से भेज दी गई एक चार्टर एक्ट पास करके। तो और सारी कंपनियां आ गई यहाँ लूटने के लिए। अब उन कंपनियों में कोई निवेश करेंगे, कुछ लोग पैसा लगाएंगे। अब भारत में रेलों का विकास शुरू हो गया 1883 से, 1853 से रेल का विकास शुरू हो गया। रेल में खूब लालच दिया गया। जितने भी निवेशक थे, पूंजीपति थे, उनसे कहा गया कि आप रेल बिछाओ भारत में, और हम जो है मतलब कम से कम 5% मुनाफा देंगे, लाभांश 5% कम से कम देंगे, ठीक है, उससे कम नहीं देंगे। और जब वो रेल बिछाने 5% लाभांश बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यानी उनको एक गारंटी दी गई कि रेल आप बिछाओ भारत में, उसका हम जो है लाभांश देंगे। तो इस तरीके से भारत में इन्वेस्टमेंट करने लगे कंपनियां, जो है इंग्लैंड के लोग पैसा लगाने लगे, और उसके बदले अच्छा खासा उनको मुनाफा होने लगा। और मुनाफा का पैसा कहाँ से जा रहा था? भारत से। और इसके अलावा जो है तो ये हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का मुनाफा भारतीय पैसे से जाता था। भारतीय पैसे से निवेश का मुनाफा जाता था लाभांश के रूप में, जिसमें आप उदाहरण दे सकते हो रेलवे में सबसे ज़्यादा लाभांश 5% प्रश्न आया है एक बार किसी परीक्षा में, कि रेल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है इंग्लैंड कंपनी ने, या मतलब यहाँ पर भारत में रेल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अंग्रेजी पूंजीपति थे, इंग्लैंड के पूंजीपति थे, उनको कितना % गारंटेड मुनाफा देने का लालच दिया गया?
5%। शुरुआत में 5% दिया गया, जो बाद में कम करके 3, 3.5, 4% पर लाया गया। और इसके अलावा जो है सेना के नाम पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। सेना रखते थे ना ये लोग, तो सेना का पूरा बेग कौन उठाता था? भारतीय। आपने देखा ना किस तरीके से नरेशों को, राजाओं को जो है अपने उसमें रख लिया, सहायक संधि करके और सब। तो सेना का बेग कौन उठाता था? भारत के राजा, भारत के ही लोग तो उठाते थे। तो वो सब पैसा नाजायज जा रहा था, आपस में लड़ा करके और सेना रख देते थे। सेना उनकी होती थी और उससे कुछ हल निकलता नहीं था, और वो पैसा नाजायज खर्च होता था कि नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में रकम जो है सेना पे खर्च होता था। और वो सब पैसा जो है जाता था कहाँ? अब सेना के जो गवर्नर होते थे, सेना के जो सेनापति होते थे, ये ससुरे कभी हिंदुस्तानी नहीं रहे। ये सब अपना धन लेकर के कहाँ चले जाते थे? इंग्लैंड। और इसके अलावा व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था उस समय। यानी ये लोग कंपनी के पैरेलल जो है इन्होंने एक अर्थव्यवस्था स्थापित कर दी प्राइवेट रूप से। जितने प्राइवेट व्यक्ति थे मोस्टली ये पर्सनल तरीके से जो है व्यापार करने लगे। जो राजा होते थे, जो नवाब होते थे, या जो भी जहाँ कहीं किसी भी क्षेत्र में जो है वहाँ के शासक जो होते थे, उनको थोड़ा सा घूस दे करके और जो है पर्सनल व्यापार करने लगते थे। कंपनी व्यापार करने के मकसद से आई थी, लेकिन कंपनी के साथ साथ में पर्सनल व्यक्ति भी क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। थोड़ा सा घूस दिया और उसमें क्या होता था? फिर जो है भ्रष्टाचार फैलता था उसमें। तो इस तरीके से ये सारे तरीके थे। इन सारे तरीकों से क्या हुआ? भारत से धन का निष्कासन हुआ। तो धन के निष्कासन में हमने यहाँ पर 3-4 चीज़ें सीखी। यहाँ से प्रश्न आते हैं जो है अपने किसी भी परीक्षा में किस टाइप के। सबसे पहले धन निर्गमन का सिद्धांत या धन निर्गमन से संबंधित जो बातें थी दुनिया के समक्ष किसने रखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने तो इतना तक कह दिया था, ये अनिष्टों का अनिष्ट है। धन का निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट है, दुष्चक्रों का दुष्चक्र है। विशेष सर्किल अब जो है ये बन जाता था। दुष्चक्र अगर धन यहाँ से जाने लगा तो एक चक्र सा बन गया, बार बार धन जा रहा है। इसी को क्या कहा गया? अनिष्टों का अनिष्ट, दुष्चक्रों का दुष्चक्र। तो ये शब्द किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। यानी अब यहाँ से भी प्रश्न आएगा कि धन ये अनिष्टों का अनिष्ट या दुष्चक्रों का दुष्चक्र किसने कहा और किसके संबंध में कहा? तो किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा। और किसके संबंध में कहा? धन निष्कासन के संबंध में कहा। तो प्रश्न ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले जो है कहाँ पर और किस लेख में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इंग्लैंड में। और कब प्रस्तुत किया था? 1867 में। इसीलिए मैं याद दिला देता हूं कि 1757 के 110 वर्ष बाद, 1757 तो सबको याद है ना, और 1757 के 110 वर्ष बाद 1867 में इंग्लैंड में एक लेख जारी किया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया लेख लिखा और उस लेख में सबसे पहले धन बहिर्गमन की बातें लिखी और दुनिया की नज़र जो है उसके सामने। तभी मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स जो उस समय बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा कि भारत को अंग्रेज पूरी तरीके से लूट डालेंगे, बर्बाद कर डालेंगे। कार्ल मार्क्स ने भी जो है जब दादा भाई नौरोजी ने विचार प्रस्तुत किया तो कार्ल मार्क्स के भी विचार आए थे कि भारत में वास्तव में लूट मची हुई, तबाही मचाए हैं अंग्रेज जो है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे जुड़ा। और दूसरा व्यक्ति कौन सा जुड़ा था इससे? किसने जो है बताया इसके बारे में? आर.सी. दत्त। क्या नाम था? आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। कौन सी किताब में? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और किस अधिवेशन में सबसे पहले धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, तो ये आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं अक्सर जो है आ जाते हैं। दूसरा है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ जो है क्रॉप्स। अब ये क्या बोला है? आप लोगों ने अगर कृषि के बारे में पढ़ा है, फसलों के बारे में, तो फसल 2 प्रकार की होती हैं मोस्टली। एक जो है जीवनदायिनी फसलें होती हैं, दूसरी होती है कैश क्रॉप्स या नकदी फसल बोलते हैं ना, नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब क्या होता है? जिसको किसान किस लिए बोता है? बेच करके और पैसा ले ले, पैसा प्राप्त कर ले। और खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? जिसको मतलब जैसे चावल, गेहूं, दाल, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसलें। इससे तुरंत नगद नहीं मिलता है, तुरंत कैश नहीं होता, लेकिन सिर्फ कैश के लिए, सिर्फ पैसे नगद प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप। वो हम भूगोल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पर जो है कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू होता है। क्या शुरू होता है? कृषि का वाणिज्यीकरण। अर्थात
इन्होंने एक शुरुआत किया कि जो यहाँ पे किसान जो यहाँ के चावल दाल गेहूं का उत्पादन करते थे, उनसे कहा इससे काम नहीं बनेगा, हम तो तुम्हें लूटने आए हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। हमारे देश में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया है और हमको चाहिए सूत चाहिए, कपास चाहिए, हमको रंगने के लिए जो है नील चाहिए। हमारे देश के लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उनको चाय चाहिए और चाय हमारे देश में होता नहीं, तुम्हारे यहाँ होता है, हिंदुस्तान में होता है, तो चाय चाहिए। और चीन को अफीम खिलाएंगे, चीन को क्या खिलाएंगे, अफीम खिलाएंगे और चीन को अफीम खिला करके पागल कर देंगे। ठीक, तो हमें अफीम चाहिए, हमें क्या चाहिए, अफीम चाहिए। तो दाल चावल गेहूं के बजाय इन्होंने क्या फसलें उत्पादन करना शुरू करवा दिया भारत में, कपास, नील, चाय, अफीम। अफीम जो है एक जो है नशीला पदार्थ होता है, अफीम जो है एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो बस इतना समझ लो, अफीम नशीला पदार्थ होता है। भारत यहाँ अभी यूपी की बात करें तो बाराबंकी में जो है इसकी खेती होती है और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा खेती होती है। अभी कुछ समय पहले चर्चा में था, गुजरात के एक बंदरगाह पे अफीम का पूरा जो है कंटेनर पकड़ा गया जो अफ़गानिस्तान से लाया। अफ़गानिस्तान में अफीमे से तो वहाँ के लोग जो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। अफीम बहुत महंगा बिकता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। दवाओं में इस्तेमाल होता है, वैसे ये ड्रग्स में, अफीम जो है क्या है, ड्रग है, तो ड्रग्स में दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसको जब कुछ बच्चे जो है ड्रग ले लेते हैं, अभी हमने जो नाटक तैयार करवाया था ना, एक शिक्षक की क्षमता, तो उसमें भी जो है एक व्यक्ति ड्रग का लती हो जाता है, अफीम खान जो है अफीम पीते भी हैं, खाते भी हैं, सब तरीके से होता है, तो अफीम का आदी हो गया था। तो अफीम एक्चुअली ऐसी नशा है जिसको अगर किसी के उसके हैबिट में आ जाए तो उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बगैर जो है फिर वो उसका जीवन जो है बिल्कुल नीरस रहेगा। जब उसकी लत लग जाएगी तो जिस टाइम में उसको अफीम लेना है उस टाइम में चाहिए, नहीं तो तड़फेगा, मरेगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे नशे होते हैं, तो उस तरीके से अफीम भी है। तो अफीम पिला किनको रहे थे, चीनियों को, और कहाँ से ले जा रहे थे, भारत से। तो भारत में कहा, क्योंकि पैसा मुनाफा अच्छा खासा था, तो भारत में इन्होंने जो है जो खाद्यान्न फसल थी उसकी जगह पर क्या उत्पादन करवाना शुरू कर दिया, हाँ, वाणिज्यिक फसल, व्यापारिक फसल, इसको कहते हैं व्यापारिक, कॉमर्शियल क्रॉप, नकदी फसल, जिससे नगद पैसा आए। तो इन्होंने जो है चाय का यहाँ पर उत्पादन शुरू कर दिया। चाय जो है उधर असम वगैरह में, बंगाल वगैरह में, दार्जिलिंग के बहुत फेमस, दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में आज इस समय। तो चाय की खेती, अफीम की खेती, ये सब शुरू करा दी। और रंगने के लिए नील की खेती, कपड़ा रंगने के लिए भाई सूत, और इसके अलावा कपड़ा तैयार करने के लिए कपास की खेती। ठीक है, और चाय हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये सब कैश क्रॉप कहलाई, कैसी, वाणिज्यिक फसल। तो इन सब की फसलें उत्पादन करवाना शुरू करवा दिया। अब इसका प्रभाव इतना पड़ा, क्योंकि देखो अब जब हमको चाहिए खाना, दाल चावल रोटी चाहिए, और खेतों में क्या पैदा हो रहा है, कपास, अफीम, और वो भी कपास पैदा हो रहा है। यहाँ से कच्चा कपास ले जा रहे हैं अंग्रेज, कहाँ, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। क्या प्रारंभ हुई थी, औद्योगिक क्रांति, और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था सूती वस्त्र उद्योग पर। किस पर, सूती वस्त्र उद्योग के बहुत सारे कारखाने इंग्लैंड में खुल गए थे और उनको कच्चा माल चाहिए। वहाँ तो कपास ज़्यादा होता नहीं था, कपास होता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भारत में, पाकिस्तान वाले हिस्से में, इन सब क्षेत्रों में होता है कपास की खेती अच्छी खासी। तो यहाँ पर इन्होंने कपास के उत्पादन पे जो है जोर दिया, और मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे। इस वाले क्षेत्र से, बिहार वाले क्षेत्र से, उड़ीसा वाले क्षेत्र से सस्ते मजदूर मिल जाते थे। तो इसी समय सस्ते मजदूरों को ले जा करके इन्होंने जो है लगाना शुरू किया। सिर्फ भारत में नहीं, मॉरिशस में ले गए, मॉरिशस में खेती कराते थे। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया ले गए, इन देशों में, इन क्षेत्रों से जो सस्ते मजदूर ले गए, गिरमिटिया मजदूर, एग्रीमेंट करवाते थे। और हिंदुस्तानी एग्रीमेंट शब्द कह नहीं पाते थे, तो एग्रीमेंट को क्या कहते थे, गिरमिट। क्या कहते थे, गिरमिट। तो गिरमिट का शब्द यहीं से आया है, गिरमिटिया मजदूर। एग्रीमेंट वैसे होता था, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि समझौता कर लेते थे कि तुमको हम इतने दिन के लिए मजदूर बनाकर ले जाएंगे, और वो लिखित रख लेते थे अंग्रेज। तो उसी को क्या कहा गया, गिरमिटिया मजदूर। तो ऐसे मजदूरों को ले जाकर के ये सस्ते मजदूर मिल जाते थे। इन्हें मॉरिशस में, इन्हें जो है श्रीलंका में, सब जगह, श्रीलंका में खूब चाय की खेती करवाई जाती थी इन्हीं सब मजदूरों को ले जाकर के, सस्ते मजदूरों को। तो ये सब मजदूर लगा करके और ये सारी कॉमर्शियल क्रॉप की जाती थी। अब जब कॉमर्शियल क्रॉप करेंगे और खाने की वस्तुएं नहीं उत्पादित होंगी तो क्या होगा, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। तो खाद्यान्न की कमी हो गई। अब ये जो है शुरुआत होता है 1757 के आसपास से।
1757 के आसपास से, या अगर मोस्टली याद करें तो हम 1765 में जा सकते हैं, जब भारत में पहले अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई थी। दीवानी मतलब राजस्व प्राप्त हुआ था। 1765 में ही तो सबसे पहले दीवानी प्राप्त हुई थी, राजस्व प्राप्त हुआ था बंगाल से। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों मिलाकर के बंगाल कहा जाता था उस समय, ठीक है। तो यहाँ से इनको राजस्व प्राप्त हुआ, तो इन्होंने यहाँ से अब शुरू क्या किया, भारत में कैश क्रॉप को करवाना, वाणिज्यिक फसलों को उत्पादन कराना शुरू कर दिया। तो वाणिज्यिक फसल जब उत्पादित होने लगे तो इसके 5 वर्ष बाद ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगा भारत में। और खास करके इस क्षेत्र, इसी क्षेत्र में ज़्यादातर खेती होती थी। चाय की खेती इधर ही करवाते थे, असम वाले क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र में जो है नील की खेती हो जाती थी, कपास की खेती, ये सब कराते थे। तो यहाँ पर कैश क्रॉप, जो खाने की खाद्यान्न फसलें थी, उनकी क्या हो गई, कमी हो गई। तो 1770 ईस्वी में बहुत बड़ा अकाल पड़ा बंगाल में अकाल पड़ा, खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई, लोग भूखे मरने लगे, तो अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा, लोग मरे, मरने के कारण महामारी फैल गई। बंगाल के गांव उजड़ने लगे 1770 में, पूरा गांव। यहाँ 2 मुर्दे ले जा रहे हैं गार्ड ने, लौट के आ रहे हैं, फिर 3 मुर्दे तैयार हैं गांव में। तो इस तरीके से पूरी लाइन लग गई थी, बंगाल के गांव उजड़ गए थे। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है, भूखमरी से मरता है, तो फिर क्या होता है, उसमें जो है एक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो अकाल फिर महामारी का रूप ले लेती है। महामारी का रूप ले लेती है जब उसका विस्तार ज़्यादा दूर तक हो जाता है। तो इस तरीके से महामारी आई 1770, 5 वर्ष में ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगा था। किसका? कृषि के वाणिज्यीकरण का। तो कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारत में बहुत बड़ा प्रभाव डाला, और इसके कारण सिर्फ 1770 में नहीं, 1943 में, आज़ादी से 4 वर्ष पहले बंगाल में अकाल पड़ा था, 1943 में। इसके अलावा बीच में भी 1786, 87, 84 कई अकाल पड़े बीच में। तो इस सब का जिम्मेदार कौन था? अंग्रेजों की नीतियाँ, अंग्रेजों की पॉलिसियाँ। तो ये सब पॉलिसियाँ जिम्मेदार थी भारत में अंग्रेजों की, जिसकी वजह से भारत को इस तरीके से अकाल से जूझना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कृषि के वाणिज्यीकरण में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ये लिखने के लिए आता है। IAS की परीक्षा में जब लिखने के लिए आए तो इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए, चारों तरफ खुला होना चाहिए, कि आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाओ। जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हुआ तो खाद्यान्न की क्या हो गई, कमी हो गई, और खाद्यान्न की कमी हो गई तो भारत में भूखमरी पैदा हो गई, भूखमरी पैदा हो गई तो अकाल पड़ा, अकाल पड़ा तो महामारी आ गई। तो इस तरीके से कड़ी जोड़ करके पढ़ने का तरीका होता है, जिससे आप अच्छी से अच्छी तरीके से आप लिख सको, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सको। अगला है, तीसरा है विऔद्योगीकरण। औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि नए उद्योग स्थापित करना। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? नए उद्योग स्थापित करना। लेकिन वी शब्द लग गया तो उसका उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। तो यहाँ पर विऔद्योगिकरण हो रहा था, अर्थात भारत में जो है उद्योग समाप्त होने लगे। अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसियाँ थीं, उसकी वजह से भारतीय उद्योग क्या होने लगे? समाप्त। पहली बात, इंग्लैंड में क्या शुरू हुआ था? औद्योगिकरण। इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हुआ 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इंग्लैंड में शुरू हुआ औद्योगिकरण, और भारत में उसका असर पड़ा उल्टा। भारत में क्या शुरू हो गया? विऔद्योगिकरण। इसके पहले भारत से बहुत सारी चीज़ें निर्यात होती थी। भारत मोस्टली जो है दुनिया में जो है कारीगरी के रूप में, शिल्पी के रूप में, दस्तकारी के रूप में, हस्तशिल्पी के रूप में, हैंडीक्राफ्ट जिसको कहते हैं, इसके रूप में पूरी दुनिया में छाए हुए थे भारत के सामान। चाहे वो आप यूनान की बात करो, चाहे आप जो है रोमन सभ्यता की बात करो, दजला फरात की जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया वाली, इन सब सभ्यताओं में प्राचीन समय से ही हमारे देश से जो है दस्तकारी के सामान, हैंडीक्राफ्ट के सामान, शिल्प के सामान जाया करते थे। और अंग्रेजों के आने के पहले तक भी काफ़ी फला फूला था, और जो शुरुआत के 100 ईयर्स थे उस समय भी भारत से दस्तकारी के सामान, शिल्प के सामान जाया करते थे, इंग्लैंड वगैरह। तभी तो इंग्लैंड के घर के घर पूरे पट गए थे भारतीय कपड़ों से। तभी उनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी कि अगर कोई भारत में, वो इंग्लैंड में भारत का कपड़ा पहनते हुए मिल गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। और एक महिला पकड़ी गई थी उस नीति बनने के बाद में, तो उस पर भयंकर जुर्माना लगाया गया था, बहुत बड़ा जुर्माना लगाया था कि तुम भारतीय कपड़ा क्यों पहन रही हो। तो अब यहाँ पर जो है, जो उद्योगों का विनाश होना शुरू हुआ, तो वो पहले उद्योग धंधे, कारीगर कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे और गाँव में रहते थे। ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पी रहते थे, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले शहरी क्षेत्रों में रहा करते थे। दस्तकारी मतलब हस्तकारी, दस्तकारी मतलब हस्तकारी, दस्तकारी का मतलब सीधे सीधे किससे संबंधित है? हस्तकारी। हस्तकारी यानी हाथ से बने हुए सामान, हाथ से बने हुए सामान, ठीक। और शिल्पी में जैसे मतलब
कुम्हार का पेशा हो गया, सुनार का पेशा हो गया, ये सब क्या होते थे? शिल्पी, जो हाथ से अपना सामान बनाते थे और नक्काशी करते थे या गलीचा वगैरह ये सब बनाया करते थे। तो ये सारे हैंडीक्राफ्ट और जो है शिल्प के सामान थे। इन सामानों में धीरे धीरे इनका क्या होने लगा? धीरे धीरे उत्पादन बंद होने लगा भारत में। कारण क्या था? इंग्लैंड में क्या शुरू हो गया था? औद्योगिक क्रांति। अब हाथ से बने हुए सामान सस्ते होंगे कि मशीन से बने हुए सामान सस्ते होंगे? मशीन से बने हुए सामान सस्ते होंगे, मशीन से बने सामान सस्ते होंगे। तो भारत के बने हुए हाथ से निर्मित सामान महंगे होने लगे, जिसके कारण जो है अब लोग कहाँ के सामान खरीदने लगे? इंग्लैंड के सामान खरीदने लगे। इसके कारण जो है भारतीय कंपनियां धीरे धीरे बंद होने लगी। भारत की तो मतलब जुलाहे थे, जुलाहे अपना कपड़ा बनाते थे, जुलाहे गाँवों में रहा करते थे मोस्टली, तो ये कपड़ा बनाया करते थे, तो इनका पतन शुरू हो गया। इसके अलावा अंग्रेज, मैंने बताया जब अंग्रेज इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों से, भारतीय वस्तुओं से, साज सजावट के सामानों से इंग्लैंड पट गया, तो उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बदल दी। उन्होंने संरक्षण की नीति अपनाई, संरक्षणवादी नीति शुरू की। उन्होंने कहा कि भारत से जो सामान आएगा उस पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। इंग्लैंड में आयात टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। आयात मतलब किसी देश में बाहर से आने वाला सामान और उस पर टैक्स लगा दो तो फिर महंगी हो जाएगी कि नहीं? जैसे अभी भारत ने चीन के सामान पे टैक्स लगा दिया। चीन का सामान तो सस्ता था, क्योंकि चीन में तो बच्चे बनाते हैं सामान, मोबाइल, घड़ियाँ सब चीन के बच्चे बनाने लगे हैं। तो वहाँ जो है घर घर सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा है, तो सस्ता पड़ता है और सस्ते सामान भारत आते हैं। तो भारतीय सामान को क्या मतलब महंगा पड़ता है, तो लोग चाइना का सामान खरीदते हैं ना, खरीदने लगे थे। तो भारतीय जो उत्पादक हैं वो हतोत्साहित होंगे कि नहीं? तो भारत का बाजार उत्पादन क्या होगा? कोलैप्स करेगा, बंद हो जाएगा ना। तो भारत का जब उत्पादन बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ के रोजगार सीमित हो जाएंगे, खत्म होंगे कि नहीं होंगे? तो इस तरीके से जो है इंग्लैंड में ये चीज़ होने लगा था। तो उन्होंने क्या किया? संरक्षणवादी नीति अपनाई। संरक्षणवादी जो है कर लगाया। उन्होंने क्या किया कि भारत से जाने वाले जो सामान थे उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और वहाँ से आने वाले सामान पर टैक्स कम कर दिया। इंग्लैंड से भारत जो सामान आते थे, जिनका वो निर्यात करते थे, भारत लेकर आते थे, उन पर टैक्स कम कर दिया। तो एक तो ये कारण बना, संरक्षणवादी नीति के कारण जो है भारत के उद्योगों का पतन हुआ। दूसरा क्या था? भारत में जो खरीदार थे उन खरीदारों को इन्होंने बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। राजा होते थे बहुत बड़े खरीदार, बहुत शौकीन होते थे, अच्छा खासा पोशाक पहनते थे जो हाथ का बना होता था, भारतीय जो है जुलाहों के, भारतीय कारीगरों के, ठीक है। और इसके अलावा झाड़ फन्नूस खूब रखते थे, मूंगे के, चट्टानों के, ये सब भारत के कारीगर बनाते थे हाथ से, ठीक है। महंगे महंगे जो है मूंगों पत्थरों पे तराशते थे, शिल्पकार जो बनाते थे। तो इन सब चीज़ों को खरीदने वाला ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? अंग्रेजों ने विलय नीति, हड़प नीति के तहत राजाओं को ही ख़त्म कर दिया। अब राजाओं की आमदनी खत्म हो गई, उनकी आमदनी अच्छी खासी थी, राजा ही खत्म हो गए तो खरीदने वाला भी खत्म हो गया। तो जब खरीदने वाला खत्म हो जाएगा तो भारत के बनाने वाले भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इन्होंने एक चालाकी चली, ददनी प्रथा शुरुआत कर दी। प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुका है कि ददनी प्रथा क्या है। अंग्रेजों ने एक प्रथा शुरू की थी, ददनी प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था कि जो कारीगर थे, जुलाहे थे, जो कपड़ा वगैरह बनाते थे, इनको कहा गया कि तुम इतना सामान हमको इतने समय में बनाकर दोगे, उसके बदले हम तुमको पेशगी दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवांस। तो ददनी क्या है? एडवांस है। ददनी क्या है? एडवांस है। अब एडवांस में अगर कोई व्यक्ति ले लेगा तो फिर उसे काम करना पड़ेगा समय पर कि नहीं। और ये जो है, और एडवांस में जब पैसा मिलता है तो कम पैसा ले लेते हैं आदमी तो भी चल जाता है, कम पैसा ले लेते हैं तो भी चल जाता है ना, कि चलो एडवांस में। जैसे यहाँ पर क्या होता है, दूध वाले क्या करते हैं, भैंस ला कर दे दिए या कुछ पैसा एडवांस में दे दिए, जहाँ से दूध लाते हैं तो सस्ते में दूध लेते हैं ना। अगर मतलब वैसे बाहर दूध काटने वाला बाहर वैसे बेचेगा तो 60 रुपये में पड़ेगा, और दूध या उनसे 35 रुपये में ले जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एडवांस दे रखा है, एडवांस दे रखा है। तो ये सिस्टम पहले से ही था, अंग्रेजों ने ही शुरू कर दी थी। इसको ददनी प्रथा कहा गया। उसमें क्या कहा गया? ददनी प्रथा। तो यहाँ से प्रश्न आता है, ददनी प्रथा क्या है या ददनी सिस्टम क्या है? तो एक पेशगी है, एडवांस है, जो यहाँ के शिल्पकारों के, यहाँ के दस्तकारों को पहले ही दे दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि आपको ये सामान बना करके इतने समय में देना है, और बेचारे नहीं दे पाते थे, सामान समय पर नहीं दे पाते थे तो उनका शोषण शुरू हो गया। उनका क्या शुरू हो गया? शोषण। बेचारे गाँव के गाँव, शहर के शहर छोड़ छोड़कर अंग्रेजों से भागने लगे, क्योंकि अब उनको कोड़े बरसाए जाने लगे, उन्हें मारा जाने लगा, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाने लगा, तो अपना क्षेत्र छोड़ छोड़ करके भागने लगे। तो इस तरीके से उनका पैसा बर्बाद होगा कि नहीं, खत्म होगा कि नहीं। तो ददनी प्रथा ने भी बहुत बुरी तरीके से भारतीय औद्योगिकरण को ख़त्म किया और जो है
उद्योगों का विनाश हुआ। तो इस तरीके से ये सारे तरीके थे जिन तरीकों से क्या हुआ, विऔद्योगीकरण हुआ, भारत में उद्योगों का पतन हुआ। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग हो चाहे शहरी क्षेत्र के उद्योग हो, सबका पतन होना शुरू हो गया। तो अंग्रेजों की नीतियाँ बड़ी वैसी थी। अब रेल का विकास, आप लोग सोचते हो कि रेल तो अंग्रेजों की देन है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से लोग लिखते हैं, सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है रेल का विकास जो किया था वो क्या सोचकर किया था कि भारत में हम जो है लूट की गतिविधियों को तेज करेंगे। अभी तक तो ये जो है अपनी बग्घी पर और अपने जो है सड़कों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से लूटते थे, और अब जो है रेल चल गई थी, स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया था, तो कहा यहाँ भी भारत में भी इसका प्रचलन शुरू किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न आता है, सबसे पहले भारत में रेल कब चली थी, कहाँ चली थी, कब चली थी? 1853 में। 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चली थी। दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत में पहली रेल कहाँ चली थी और कब चली थी? 1853 में चली थी, मुंबई और थाने के बीच में। तो मुंबई और थाने के बीच में पहली रेल चली थी। अब इनका रेल बिछाने का मकसद क्या था? देखो, इधर हमारे देश अभी आज वर्तमान में भारत के तट पर 9 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं भारत के तट के सहारे। और पत्तन या बंदरगाह तट पर ही होते हैं ना, सीधे बंदरगाह से उठाया सामान लाद करके जहाज से चले गए, पानी के जहाज। उस समय हवाई जहाज की खोज नहीं हुई थी, ये तो 1913-14 में होती है, राइट बंधु खोजते हैं ना। तो अभी ये कैसे सामान ले जाते थे? पानी के जहाज से, पानी के जहाज से। और भारत तो बड़ा देश था, भारत बड़ा देश था। सेंट्रल से इनके कपास यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है, शिल्प यहाँ से मिल रहा है, और आगरा के जो है, आगरा से पेठा यहाँ मिल रहा है, पेठा नहीं रहा होगा उसमें, मतलब कहने की बात है। अब इनको पेठा आगरा से ले जाना है तो बग्घी से लाद करके ले जाएंगे यहाँ तक, बग्घी से लाद करके ले जाएंगे, चाहे मुंबई ले जाए, चाहे जो है आपका मद्रास ले जाए, वहाँ पत्तन है, पत्तन बंदरगाह, समझते हो ना पत्तन किसको कहते हैं कि बताना पड़ेगा? पत्तन एक ऐसा प्लेटफार्म है, जैसे रेलवे प्लेटफार्म होता है जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, सामान लगते हैं, इंसान बैठते हैं, ऐसे ही पत्तन होते हैं समुद्री जहाज़ों के लिए, जलयानों के लिए, जो है वहाँ पर सामान उतारने, सामान चढ़ाने और जो है यात्रियों को बैठने, यात्रियों को उतारने का जो एक प्लेटफार्म होता है जिसको पत्तन बोलते हैं, समुद्री जो है तटीय क्षेत्र में होता है। तो अब यहाँ से आगरा पेठा ले जाना है, अंग्रेजों को बहुत पसंद आ गया, तो कैसे ले जाएंगे भाई? बग्घी से लाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा चलो रेल बिछा दो, क्या कर दो? रेल बिछा दो। तो रेल बिछा देंगे तो फास्ट पहुँचेगा नहीं, तो इस तरीके से रेल का इन्होंने जो रेल बिछाना शुरू किया, किस मकसद से? सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जो आंतरिक कच्चे माल थे, जो अंदर के कच्चे माल थे, इन कच्चे मालों को प्राप्त करने के लिए, तटवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने रेल का जाल बिछाया। बहुत लोग कहते हैं अंग्रेज नहीं होते तो आज हम लोग ट्रेन की यात्रा नहीं कर रहे होते। अरे कर तो रहे नहीं होते, लेकिन कितना बर्बाद करके चले गए। अब धन का बहिर्गमन और तेज हो गया, धन का जो निष्कासन था रेल के आने से बहुत तेज हो गया, फटाफट। अब अभी भारत में जो लोग, राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी, राजा सारे बर्बाद हो गए थे, सबको क्या कर दिया? जैसे बम्बई वाला राजा है, सतारा वाला उठाकर भेज दिया बाहर दूसरी जगह, उसको बिठूर में बिठा दिया, जो है ना, उस क्या नाम है, पेशवा को उठा, आखिरी पेशवा को उठा करके कहाँ बैठा दिया? बिठूर, कानपुर भेज दिया। तो इतनी दूर दूर उठा करके भेज देते थे। अब ये सब परेशान थे, ये सब क्या थे? परेशान थे। तो सब धीरे धीरे यहाँ पर चिंगारी लग रही थी 1857 के विद्रोह की, एक वातावरण बन रहा था ना धीरे धीरे। तो अब ये वातावरण अंग्रेज समझ गए थे, इस वातावरण को समझ गए थे। तो उन्होंने कहा जल्दी से रेल बिछाओ, जल्दी से रेल बिछाओ, और अपनी सेना को डिप्लॉयड करो पूरे भारत में, जहाँ जरूरत पड़े तुरंत ट्रेन में ला दो, सेना चली जाए और रेवेलियंस जो विद्रोह उसको दबाया जा सके। तो इन्होंने इस मकसद से जो है सेना को जल्दी से, आसानी से, तीव्रता से भारत के विद्रोही क्षेत्रों तक पहुंचाने के मकसद से जो है इन्होंने क्या किया? रेल का विस्तार किया। तो ये सब कारण थे, यानी आंतरिक क्षेत्रों से कच्चा माल को और अपने देश से लाए हुए बने हुए माल को देश के भीतरी कोण, अंदर तक, भीतर तक पहुंचाने के लिए रेलों का विकास किया, और भारत के कच्चे माल को पत्तन तक पहुंचा करके और जहाज के माध्यम से अपने देश में ले जाने के लिए इन्होंने रेल का विकास किया। तो रेल के विकास ने ये तय कर दिया था कि भारत से धन का निष्कासन अब तेज होगा। जिस गति से, तेज गति से ट्रेन दौड़ती है, उसी तेज गति से क्या होगा? भारत से धन निकलेगा, जाएगा। तो ये सब कुल मिलाकर के जितनी भी इनकी नीतियाँ थीं,
ये सब नीतियाँ भारत को पूरी तरीके से चौपट करने के लिए अच्छी खासी थी। तो ये पूरी तरीके से भारत को बर्बाद करने के मकसद से पूरी नीति बनाकर लेकर आए थे और भारत को बर्बाद करके गए 1947 तक, और छोड़ नहीं रहे थे। 1947 में भी इनको डंडा लेके नहीं भगाया गया होता तो ये जाते नहीं, यहाँ बसने के मकसद से आए ही नहीं थे। तो जाएंगे कि मतलब लूट, जितना हो सके उतना लूटते रहें, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदलती गई। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा भारत को क्या किया, लूटा और बर्बाद किया।